नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील सारण एक बार फिर से आप सभी के सामने रूबरू हुआ हूँ शिक्षण अभिरुचि की ये तीसरी क्लास लेकर। आज हम शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। उन्नत का मतलब होता है ऊपर उठाना या चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करना या उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करने को उन्नत कहा जाता है। तो छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करके, क्या छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करके उन्नत बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, ये ऑप्शन गलत है। छात्रों में पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने की स्थिति के द्वारा, यानी जो बच्चों का पाठ्यक्रम होता है उसे जल्दी समाप्त कर दिया जाए, क्या उससे उन्नत बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करके नहीं कहा जा सकता। अगर यहाँ पर ये होता कि छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जाए तो भी उन्नत बनाया जा सकता है, लेकिन ये कह रहा है तंग करके, तो ये ऑप्शन भी गलत है। छात्रों में अंतःक्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर, अंतःक्रियात्मक संप्रेषण का मतलब होता है कि छात्रों के अंदर ऐसी रुचि पैदा कर देना अपने अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। तो इससे बच्चों को उन्नत बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा सवाल है, प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह समुन्नत बनाती है। समुन्नत का मतलब होता है समान रूप से उन्नत बनाने का काम। तो माता पिता और शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? पहला है निर्भरता संबंधी व्यवहार को, कौन सी चीज़ किसके लिए करते हैं वो, कि निर्भरता संबंधी व्यवहार को, यानी बच्चे हैं वो किसी पर निर्भर ना रहे या एक दूसरे पर जो निर्भर रहने की जो व्यवहारिक कंडीशन है उससे उनको छुटकारा मिल जाए। दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को, बुद्धि के विकास को इसलिए जोर देते हैं ताकि यह समुन्नत किस चीज़ को बनाती है? शैक्षिक उपलब्धि, यानी इस पढ़ाई के अंदर जो बच्चे उपलब्धि प्राप्त करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि समाज के अंदर एक युवा नौजवान पीढ़ी को मिलने वाला जो उत्तरदायित्व है उनको वो बखूबी निभा सके। तो शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को, ये भी सही है। तीसरा है संयत व्यवहार को, संयत व्यवहार का मतलब होता है सही तरीके से एक समान रूपी व्यवहार सभी के साथ करे। चौथा ऑप्शन है आज्ञाकारितापूर्ण व्यवहार को, आज्ञाकारितापूर्ण व्यवहार को भी बुद्धि के विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे राइट आंसर की अगर बात करें तो कौन सा होगा? वो होगा बी ऑप्शन। शैक्षिक उपलब्धियों सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को जागृत करने के लिए माता पिता और शिक्षक हैं वो बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला सवाल है, इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है? पहला है माता पिता एवं बालकों के चिंतन में, क्या एक माता पिता पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, क्या उनके चिंतन में घनिष्ठ संबंध होता है? क्या एक बच्चे और माता पिता सही रूप से समान रूप से सोच पाते हैं? हाँ, उनके चिंतन में संबंध होता है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में। शिक्षकों का मतलब है जो स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं शिक्षक या किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशन देने का काम करते हैं वो शिक्षक होते हैं। शिक्षाविदों का मतलब होता है उन शिक्षकों पर मैनेजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं शिक्षाविद, जो शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। क्या शिक्षक और शिक्षाविदों में घनिष्ठ संबंध होता है? कहीं ना कहीं इनमें भी संबंध होता है। नियोजित और अनियोजित विद्यालय अधिगम में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम का मतलब है एक नियोजित सुनियोजित तरीके से किसी विद्यालय के अंदर सुचारू रूप से अध्यापन करवाया जाए, और एक है अनियोजित तरीके से। अधिगम का मतलब होता है सिखाया जाए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। समाज एवं विद्यालय में, तो ऊपर ऑप्शन जो क्वेश्चन जो दिया गया है कि इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध की अगर बात करें, अगर हम बच्चों के संबंध में अगर सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध की बात करें तो वो होता है समाज एवं विद्यालय में। क्या होगा? समाज एवं विद्यालय में, क्योंकि बच्चे समाज से निकल करके विद्यालय में आते हैं और विद्यालय से निकल करके वापस बच्चे स्कूलों के समाज के अंदर ही जाते हैं। और समाज, अगर एक बच्चे विद्यालय से निकल करके अगर एक बढ़िया बच्चे निकलेंगे तो आगे चल करके वो समाज को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है वो समाज एवं विद्यालय में होता है। अगला सवाल है, किसी प्रेरणा अवयूही के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक का होना अवश्यंभावी है, आवश्यक संभव है। अवश्यंभाव का मतलब है आवश्यक ही संभव है।
यानी कि मोटिवेशन जो होता है उसमें सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दिशाओं में से कौन सी एक चीज़ है जो अवश्य होनी चाहिए? पहला है, छात्रों के लिए नियम कार्य प्रमाणित नहीं होने चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। नियम कार्य है वो प्रमाणित होने चाहिए, ना कि प्रमाणित नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रमाणित होने चाहिए। शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर को है वो बच्चों के साथ सहयोगी होना चाहिए। कक्षा को असंगठित होना चाहिए। कक्षा को असंगठित नहीं होना चाहिए, बल्कि कक्षा को संगठित होना चाहिए, क्योंकि कक्षा से निकल कर ही बच्चे हैं वो संगठन में रहना सीखते हैं। एक क्लास के अंदर बहुत अलग अलग कास्ट से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जो कल्चर से लोग बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए क्लास में आते हैं, और क्लास में आकर के वो एक संगठित रूप में रहते हैं। तो कक्षा को असंगठित नहीं बल्कि संगठित होना चाहिए। कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कक्षा में निरंतर शोर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि एक शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। ये अवश्य संभव होना चाहिए बच्चों के अंदर प्रेरणा को जागृत करने के लिए। तो शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? मान लीजिए क्लास के अंदर कोई बच्चा है और उसने गलत जवाब दे दिया, तो उस गलत जवाब के उपचार के लिए, यानी वो गलत जवाब ना दे या गलत उसका इलाज क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला है, व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। सही बात है कि अगर बच्चा कोई गलत उत्तर देता है तो उसकी व्याख्या की जाए कि ये उत्तर गलत दिया है आपने, ये ऐसे नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा, और उसको सही उत्तर दिया जाए। दूसरा है, पाठ न सीखने के कारण झिड़कना। यानी बच्चा अगर गलत उत्तर दे रहा है तो आप उसे झिड़क दें क्लास के अंदर कि हमने जो पढ़ाया है वो आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। तो झिड़कना गलत बात होती है। तीसरा ऑप्शन है, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना। ये भी गलत बात है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चे ने अगर गलत जवाब दे दिया तो उसे सही उत्तर पाने के लिए आप उस क्वेश्चन को ही बदल देंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना, यानी आप प्रश्न का है उत्तर है वो आंशिक उत्तर का मतलब होता है लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आपको उत्तर दे देंगे, और उसके बाद उस सवाल को आप दोबारा गठित करेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे सही आंसर क्या होगा? व्याख्या कर सही उत्तर बता देना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए? समय सारणी, टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है स्कूलों के अंदर बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, जो समय समय पर जो पीरियड लगते हैं अलग अलग, जैसे हाफ टाइम से पहले 4 पीरियड, हाफ टाइम के बाद में फिर से 4 पीरियड, तो कौन सा पीरियड कैसे लगना चाहिए, वो सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत से मतलब क्या है कि बच्चों को सभी सब्जेक्ट के साथ न्याय मिलना चाहिए, या सभी सब्जेक्ट के रूबरू देखा जाए तो बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। दूसरा है थकान की घटना का सिद्धांत। थकान की घटना का सिद्धांत का मतलब क्या है कि टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि लगातार बच्चे कितने टाइम पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद में कब बच्चों को छुट्टी दी जाए, रेस्ट दिया जाए, पानी के लिए छुट्टी दी जाए, या फिर उनको खाना खाने के लिए छुट्टी दी जाए। इसीलिए स्कूलों के अंदर जो हाफ टाइम होता है वो उसी सिद्धांत पर काम करता है। तो घटना की जो थकान की घटना है उस घटना का सिद्धांत है उसे ध्यान में रखना चाहिए। अगला है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे लगातार कोई सेम टीचर क्लास के अंदर ना पढ़ाए, या फिर सेम सब्जेक्ट बार बार ना पढ़ाया जाए। विविधता होनी चाहिए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग टीचर है वो बच्चों के अंदर आए, और रोज़ाना सेम टाइम टेबल नहीं चलना चाहिए। अलग अलग दिन है वो अलग अलग क्लासेस अलग अलग टाइम पर लगनी चाहिए, जिससे कि एक विविधता प्राप्त हो और उससे बच्चे उबे ना। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। बिल्कुल सही बात है। लचीलेपन का सिद्धांत से मतलब है कि टाइम टेबल इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चों को परेशानी हो, तो उस टाइम टेबल के अंदर लचीलापन होना ज़रूरी होगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सबसे सटीक, अगर आंसर की बात करें चारों में से, तो वो सबसे सटीक आंसर रहेगा विविधता का सिद्धांत। कौन सा रहेगा? विविधता का सिद्धांत रहेगा। आपकी कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? अनुचित साधन से मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे नकल मारते हैं परीक्षाओं के अंदर, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ लेकर जाते हैं जिनसे वो नकल कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए। क्या आप प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट करेंगे? नहीं, आप प्रधानाचार्य से आपको चुप रहना चाहिए। क्या आपकी कक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं और फिर भी आप चुप रहेंगे? तो आप ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। क्या आप उनकी नकल करने में बच्चों की सहायता करेंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, आप उनकी सहायता कभी नहीं करेंगे। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग न कर सके। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बेसिस पर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा कि आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना कर सके। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, आपकी राय में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का क्या परिणाम होगा?
जैसे जो लड़कियों की शिक्षा होती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन चलता है, तो उससे प्रोत्साहन करने से क्या परिणाम होगा, आगे चल कर के भविष्य में हमें क्या लाभ होगा उससे। तो पहला यह स्त्रियों को स्वतंत्र बना देगा। सही बात है, जब बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी, वो नौकरी करेंगी, जब वो बाहर काम करेंगी तो वो स्वतंत्र हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, वो लड़कों पर डिपेंड नहीं रहेंगी। ये सही बात है। दूसरा है समाज प्रगति करेगा। बिल्कुल सही बात है, जब स्त्रियां पढ़ेंगी, पुरुषों के साथ साथ जब स्त्रियां भी पढ़ेंगी, जब एक 50% तबका भी पढ़ेगा, तो समाज ऑटोमेटिक है वो तरक्की करेगा। यह स्त्रियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। बिल्कुल सही बात है, आज लड़कियां जैसे काम काज नहीं करती हैं तो उनको लड़कों पर डिपेंड रहना पड़ता है पैसों के लिए, तो वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। यानी जो लड़कियां अगर बाई चांस मतलब जिनकी शादी नहीं हो पाती हैं या जिनका हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उस वजह से वित्तीय दिक्कतें बहुत क्रिएट होती हैं, तो उन वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा कौन सी चीज़, अगर वो बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो। यह घरेलू कामकाज में रुकावट बनेगा। घरेलू कामकाज में रुकावट बनने का कोई औचित्य नहीं प्रकट होता है। कहा जाता है कि स्त्रियां सिर्फ घरेलू कामकाज करती हैं, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि घरेलू कामकाज करने का काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का होता है, नहीं लिखा गया है। हाँ, पिछले हज़ारों सालों से ये प्रथा चलती आ रही है कि हमारे घरेलू जो कामकाज हैं वो लड़कियाँ ही करती हैं, लेकिन ये कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है कि लड़कियाँ ही काम करेंगी। तो घरेलू कामकाज में रुकावट बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि लड़के भी घरेलू कामकाज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। तो सबसे सही आंसर जो होगा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होगा, तो सबसे बढ़िया आंसर होगा यह स्त्रियों को स्वतंत्र बना देगा, उन्हें इंडिपेंडेंट कर देगा। यानी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और यह सबसे बड़ी बात होगी। यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इससे क्या लाभ होगा। जैसे कुछ छात्र होते हैं, जैसे कोई पेपर लिया जाता है, उस पेपर के अंदर ऑन द स्पॉट अगर उन्हें परिणाम सुना दिया जाए तो उस परिणाम का लाभ क्या होगा। छात्रों की प्रेरणाओं को पुनर्बल प्रदान करने का मतलब होता है फिर से उन्हें एक नया बल प्रदान किया जाए। प्रेरणाओं को, उनके मोटिवेशन को, कि अब की बार हमारे इतने नंबर आए तो अगली बार हम इससे और बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे। तो सही बात है, छात्रों की प्रेरणाओं को पुनर्बल प्रदान करने में सहायता मिलती है जब ऑन द स्पॉट अंक है वो सुना दिए जाएँ। दुर्बल छात्रों को डांटने फटकारने में, जो कमज़ोर छात्र हैं उनके नंबर कम आए हैं तो उन्हें डांटने फटकारने में काम आएगा कि ऑन द स्पॉट अगर नंबर सुना दिया जाएगा तो उन्हें कह दिया जाएगा कि आप आगे से पढ़िएगा। उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में, ये भी सही बात है कि जो छात्र बढ़िया नंबर लेकर के आते हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए, प्रोत्साहन को इनाम दिया जाए, तो ये भी सही बात है। छात्रों की व्याकुलता शांत करने में, छात्रों की व्याकुलता का मतलब है अगर 2-3 दिन तक परिणाम ना सुनाया जाए तो उस कंडीशन में बच्चे व्याकुल रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि हमारे कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे। तो इस कंडीशन में अगर उन्हें ऑन द स्पॉट नंबर सुना दिए जाए तो उनकी व्याकुलता है वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर कई ऑप्शन हमें सही दिख रहे हैं, तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए। वैसे आपको लगेगा 2 या 3 आंसर हमेशा ही इसके अंदर सही आएंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन के आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको 3 ऑप्शन सही लगेंगे। तो यहाँ पर अब राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन होगा छात्रों की प्रेरणाओं को पुनर्बल प्रदान करने में। सबसे सटीक आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन सबसे सही रहेगा। एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। एक टीचर को बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है बच्चों के मनोवैज्ञानिक यानी दिमाग का जो ज्ञान, दिमाग की जो विज्ञान है उसका ज्ञान होना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। यह सहानुभूति का उन्नयन करता है सॉरी सहानुभूति का उन्नयन करता है। सहानुभूति का मतलब होता है किसी बच्चों के ऊपर सहानुभूति का उन्नयन का मतलब होता है बढ़ावा देता है, तो ये बात सही नहीं है। ये आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों का बाल मनोविज्ञान पता होगा तो उससे एक टीचर के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि किस बच्चे को किस तरीके से टैकल किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। यह शिक्षा प्रक्रिया में योगदान देता है। ये भी सही बात है कि बाल मनोविज्ञान है तो शिक्षा प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देता है। यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। ये भी सही बात है कि यह शिक्षण को प्रभावशाली इफेक्टिव बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल मनोविज्ञान का मतलब है शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। यानी अगर बच्चों के मनोविज्ञान को अगर टीचर पढ़ पाएगा तो वो पता कर पाएगा कि कौन से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से बच्चे कमज़ोर हैं तो उन्हें किस तरीके से कैसे टैकल किया जाए। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, वो तब होता है जब बाल मनोविज्ञान का टीचर को पता हो। एक शिक्षक को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे कि एक टीचर है वो कक्षा के अंदर उत्तम अनुशासन बना सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई टीचर बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास के अंदर पढ़ाता है और बच्चों को सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती भी हैं तो बच्चे कभी भी
अनुशासन को ख़राब नहीं करेंगे। बच्चे हमेशा बढ़िया अनुशासन में रहेंगे। अगर टीचर ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चे अनुशासन में कभी नहीं रहेंगे। ठीक है। छात्रों के लिए दंड व्यवस्था का प्रावधान करके, यानी क्लास के अंदर एक कॉर्नर के अंदर एक डंडा खड़ा कर दिया जाए कि जो भी अब अनुशासन नहीं रखेगा उसे इससे पीटा जाएगा। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये कतई सही बनी बात है। तो दंड व्यवस्था कभी भी क्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए। अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों से लाभ प्राप्त करके, यानी पहले से जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो पढ़ा चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है कई सालों का कि किन बच्चों को किस तरीके से कैसे टैकल किया जाए, तो क्या उन अनुभवों के से लाभ प्राप्त किया जाए? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि उनसे भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों से मित्रता करके, बिल्कुल छात्रों से मित्रता करके भी उत्तम अनुशासन बनाया जा सकता है। लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि जब आप मित्रता कर लेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि उनसे है वो अनुशासन में कम ही रह पाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। जब अब छात्रों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा तो उससे बच्चे ऑटोमेटिक उत्तम अनुशासन में रहेंगे। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। जैसे डायरेक्ट हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी का संबंध किससे होता है? साइकोलॉजी का संबंध होता है प्राणी मात्र के व्यवहार से। जितने भी प्राणी हैं उन सबके जो व्यवहार होता है, चाहे वो प्रकृति के साथ हो, चाहे वो एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ हो, तो प्रकृति का प्राणियों के साथ या प्राणियों का प्रकृति के साथ जो व्यवहार होता है उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज़ का क्षेत्र है? मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से नहीं, मानवीय व्यवहार के अध्ययन को शिक्षा मनोविज्ञान नहीं कहा जाता है। केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। सही बात है। जो शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी स्थितियाँ होती हैं उनके अंदर जो मानव का व्यवहार है वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है उसका शैक्षिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, बिल्कुल गलत बात है। इसमें छात्र की योग्यता और क्षमताओं को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है, जबकि ये कहता है न रखना, गलत ऑप्शन। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, विद्यार्थी किसी भी चीज़ को किस तरीके से कैसे सीख सकते हैं, इस सीखे जाने की जो चीज़ है उसको प्रभावित करने के जो कारक होते हैं उनका अध्ययन है वो किस में किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, ये भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है, जबकि ये कहता है सहायक न होना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति किस टाइप की होती है, नेचर किस प्रकार की होती है, उसके संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उसका संबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से मतलब होता है हर जगह समान रूप से व्याप्त है, हर जगह ये मिलती है, तो ये सर्वव्यापी सही है। दूसरा है सार्वभौमिक भी है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी प्रकार की भूमि में, सभी प्रकार की जगहों में है वो प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकृति के साथ संबंध होता है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन ये सही है। दूसरा है इसमें लचीलापन नहीं है, ये गलत बात है, जबकि इसमें लचीलापन है, अति संकुचित है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो अति संकुचित नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रॉड विशाल क्षेत्र है। इसमें व्यापकता है, हाँ इसमें व्यापकता है, लेकिन व्यापकता ऑप्शन है वो पहले ऑप्शन में आ चुका है। तो राइट आंसर रहेगा यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? एक अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? सीधी सी बात है, जब उसके पढ़े हुए बच्चे या उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान जब किसी के काम आ जाए तो तब अध्यापक है वो संतुष्टि महसूस करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जब वरिष्ठ अधिकारी इसकी प्रशंसा करे, गलत बात। अधिकारी अगर प्रशंसा करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर है वो बढ़िया काम करेगा तो उसके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उसकी प्रशंसा करेंगे। अदर देन कोई प्रशंसा नहीं करता है तो उससे संतुष्ट होना चाहिए टीचर को, बिल्कुल ये सही बात है, संतुष्ट होगा टीचर जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। वेतन बढ़ाने से भी एक टीचर को है वो संतुष्टि मिलती है, ये बात भी सही है। जब उसके जीवन यापन का स्तर ऊँचा हो जाए, सीधी सी बात है, जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो उसका जीवन यापन का स्तर भी ऊंचा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये भी सही बात है। जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाएं,
ये देखिए सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन होगा। अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए, तब करना चाहिए जब उसके विद्यार्थी हैं वो जीवन में सफल हो जाएं। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, डी ऑप्शन सबसे सही रहेगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फिर से नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन इस जो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।